नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप इस वीडियो के अंदर कक्षा 11 की गणित पाठ 8 द्विपद प्रमेय प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 11 और 12 को देखेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स की घात 2n के प्रसार में xn का गुणांक और ये 1 प्लस एक्स 2 की घात पूरे की घात 2n माइनस 1 के प्रसार में xn का गुणांक का 2 गुना होता है। मतलब इसका प्रसार जो है उसमें जो है xn वाला पद उसका जो गुणांक है और इसके प्रसार में xn वाले के गुणांक ये वाला क्या है 2 गुना है इसके, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका जो गुणांक आएगा इसके प्रसार में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें निकालेंगे कि ये क्या है इनके गुणांक और फिर उन गुणांकों को हम बराबर रखेंगे और फिर हम देखेंगे ये जो कह रहा है क्या वो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो किसी का गुणांक निकालने के लिए हम व्यापक पद वाला नियम लगाते हैं। तो 1 प्लस एक्स की घात 2n का व्यापक पद RTH लगाते हैं, TR+1 NCR A, ये सारा नियम आपको पता है, AN माइनस R BR। अब यहाँ पे n क्या है, n आपको दिख रहा है 2n है, ये रहा। R हमें यही तो हमें निकालना है, जो भी घात है पूछेगा। A की जगह पे 1 है, 1 रख दिया। B की जगह पे क्या है, x है, x रख दिया। और ये n क्या है 2n माइनस r और x की घात r। अब यहाँ पे इस वाले का क्या पूछा, xn का गुणांक, मतलब x के ऊपर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल आपको चर क्या दिख रहा है, x ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या है r है, यानी कि r की जगह पे क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। यानी कि r को हम n बना दें तो हमें ये कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो xn का गुणांक क्या हो जाएगा, r को हमने n बना दिया। ठीक है, तो ये 2nCr, r की जगह पे n और ये 1 है, 1 के ऊपर कुछ भी घात होगी वो हमेशा 1 ही आएगा और इसी का गुणांक चाहिए ही था तो इसे आप नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ चुटकुले में होता है वही, तो यही इतना बचेगा क्योंकि 1 की घात कुछ भी होगी वो 1 ही आ जाएगा। यानी कि इसका गुणांक आपको मिल गया, किस वाले प्रसार का, इसका प्रसार किया तो इसे आप पहला बना लिया। फिर दूसरा क्या था, ये 1 प्लस एक्स 2n माइनस 1, इसका प्रसार आपको xn, इसको भी निकालना है तो इसका भी व्यापक पद निकालेंगे, TR+1 NCR AN माइनस R BR। और यहाँ पे n की जगह पे क्या है 2n माइनस 1 है तो लिख दिया CR और a की जगह पे 1 है, 1 लिख दिया। n माइनस r, n क्या है ये पूरा है 2n माइनस 1। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दिया है r। ठीक है, और उसके बाद b की जगह पे x है, हमने x को रखा और r रख दिया। और हमें क्या चाहिए, किसका गुणांक चाहिए, x के ऊपर n वाले का गुणांक, यानी कि x के ऊपर क्या हो जाए n हो जाए, यानी कि r क्या बन जाए n बन जाए। तो हम r की जगह पे n रख देंगे तो हमारा यही क्या बन जाएगा, तो xn का गुणांक 2n माइनस 1 और CR, r की जगह पे क्या n रख दिया और यहाँ पे 1 ही है, 1 के ऊपर कुछ भी घात होगी हल होकर रिजल्ट 1 ही आएगा, इसलिए उसे नहीं लिखा है। और इसी का तो गुणांक चाहिए ही था तो r की जगह पे n बना तो xn होगा, तो xn का गुणांक क्या है ये आपको मिल गया, ये दूसरा बन गया। अब कह रहा है ये दोनों बराबर कब है, जब इस वाले का गुणांक क्या है, दुगुना है इस वाले के गुणांक के। ठीक है, ठीक है, तो बराबर हमने रख दिया। अब हमें इससे सिद्ध करेंगे कि यह क्या दुगुना है या नहीं। तो ये किसका गुणांक आया था, ये वाले का गुणांक आया था, यानी कि दूसरे वाला, जो दूसरा वाला इसके xn का गुणांक का दुगुना है। ठीक है, इसको रख दिया। ये वाला किसका गुणांक है, ये जो आया था। ठीक है, दोनों को बराबर रख दिया। अब जो दुगुना आएगा भी आप देख लेना। इसको आप क्या कर सकते हो, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे NCR वाला, n फैक्टोरियल n माइनस r और r फैक्टोरियल का। तो n की जगह पे है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे n माइनस r, तो n की जगह पे पूरा 2n है, 2n माइनस 1 माइनस r की जगह पे n और फिर साथ में n फैक्टोरियल। इसमें भी लगाएंगे n फैक्टोरियल n माइनस r और r फैक्टोरियल का नियम, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल 2n माइनस r, r की जगह पे n है तो ये n फैक्टोरियल और साथ में n फैक्टोरियल। अब ये वाला गुणांक क्या है, दुगुना है किसके, इस वाले गुणांक, यानी कि ये क्या होगा, ये जो होगा यही चीज आएगा पर दुगुना में आएगा। ठीक है, तो इसे हम हल करते हैं, इसको आप सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये 2n माइनस 1 n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2n में से माइनस n हो जाएगा तो सिर्फ एक ही n बचेगा, वो भी प्लस का, और माइनस में 1 और n फैक्टोरियल। इधर देखो क्या करेंगे, इस चीज को आप लिख सकते हो 2n को, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता था,
-1 का फैक्टोरियल, ऐसे होता चला जाता था। तो यहाँ पे n की जगह पे 2n है, तो ये 2n है, तो यहाँ पे n, तो ये पूरा 2n और n-1, इसी में से एक घटा दिया, उसको फैक्टोरियल के रूप में लिख दिया। अब नीचे वाले को देखो, इसे जब हम हल करेंगे, ये जब हल करोगे आप, तो ये आ जाएगा क्या, 2n में से 1n चला जाएगा, यानी कि सिर्फ n फैक्टोरियल बचेगा, और इस n को आप क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से एक n, ये एक n कट जाएगा, इसमें बचा क्या, तो 2 बचा हुआ है, 2 हमने बाहर रख दिया। यहाँ पे 2n-1 फैक्टोरियल बचा हुआ है, वो रख दिया। यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, ये भी रख दिया, और n फैक्टोरियल था, ये भी रख दिया। तो अब देखो ये चीज क्या है, एक बार आई है, यहाँ पे क्या हो गई, ये दुगुना हो गई, और यही आपका कह रहा था कि इसका जो गुणांक है वो दुगुना है इस वाले गुणांक के, इसके गुणांक के। ठीक है, और वही हमारा सिद्ध हो गया, दोनों बराबर में आ भी गए, तो ये सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से था ये प्रश्न, आप इसे उतार लो। 12वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस x की घात m के प्रसार में x स्क्वायर, x की घात 2 का गुणांक 6 है। तो ये कह रहा है कि m का मान आपको निकालना है। कैसे निकालना है, ये इसके गुणांक जो है इसका x स्क्वायर का, किस प्रसार का, इसके प्रसार का x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कह रहा है कि बराबर है 6 का। तो हम सबसे पहले ये इसका गुणांक निकालेंगे, जो गुणांक होगा उसे क्या करेंगे, बराबर में रखेंगे 6 के, और फिर हम वहां से हल करेंगे, समीकरण बन जाएगा, और हल करेंगे तो हमें m का मान मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले गुणांक निकालना है, तो गुणांक निकालने का वही व्यापक मान वाला नियम लगाएंगे। इसका व्यापक मान तो tr+1 ncr a की पावर n-r br, यहाँ पे n की जगह पे क्या है, m है, r वही रखना है, a की जगह पे 1 है, और b की जगह पे x है, पूरा का पूरा रख दिया। हमें किसका गुणांक चाहिए, हमें x स्क्वायर का गुणांक चाहिए, यानी कि x के ऊपर घात क्या चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का गुणांक के लिए r बराबर 2 हो जाएगा, और जब यहाँ पे रखेंगे r बराबर 2, तो ये mcr, r की जगह पे 2, और 1 की घात m-r m-2, और इसके ऊपर तो x स्क्वायर हो ही गया, इसी का गुणांक चाहिए था, तो वही वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसका गुणांक चाहिए उसके साथ में जो गुणे में है उसका मतलब होता है। अब ये 1 है, 1 की घात कुछ भी करो, यहाँ पे कितना भी हो, हमेशा 1 ही आएगा, तो हमने उसे भी हटा दिया, यानी कहने का मतलब हमारा जो गुणांक आया वो ये आया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यहाँ पे आप लिख लेना, प्रश्नानुसार ये जो गुणांक है ये क्या है, बराबर है 6 की, यही आपका प्रश्न कह रहा है कि इसका गुणांक 6 हो। ठीक है, तो ये इसके हम बराबर रख देंगे, और अब हम इस पे नियम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा m फैक्टोरियल m-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बात क्लियर है यहाँ तक, और बराबर में 6, क्योंकि आपका होता है NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, तो वही हमने इसमें लगाया और हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसे समीकरण में बनाना पड़ेगा, तभी हमें m का मान पता चलेगा, यानी कि ये जो फैक्टोरियल वाली चीज है इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो 2 को तो हम हटा सकते हैं, 2 गुणा 1 कर दिया, हट गया फैक्टोरियल, पर इसका कैसे हटेगा, तो ऊपर वाले को क्या करो, आप लिख दो, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसे अगर n फैक्टोरियल होता है तो उसे हम n, n-1, n-2 जितना चाहें फैक्टोरियल लास्ट में लगा सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नीचे हमें चाहिए m-2, तो यानी कि m में से 1 घटाओ फिर 1 घटाओ, तो यानी कि m-1 m-2 फैक्टोरियल, और नीचे m-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको हम 2 फैक्टोरियल ही कर देंगे। ठीक है, और बराबर में 6 रख देंगे, तो यहां से ये बचेगा m-1 और नीचे 2 और बराबर में 6। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका उधर और इसका इधर, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, इसको कई बार बता दिया है, और ये फिर हो जाएगा m-1 बराबर में 6 दूनी 12 उधर हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस m, और इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये आपका बन जाएगा समीकरण। अब इस समीकरण को आप तोड़ोगे, गुणनखंड इसका करोगे, तो ये आएगा m-4 और m+3 बराबर 0, ये बन जाएगा। अब यहां से m-4 बराबर 0 रखोगे तो एक मान आ जाएगा m का 4, m+3 बराबर 0 रखोगे तो एक मान आ जाएगा m का -3। अब इसमें से सही कौन सा होगा, कि आपके प्रश्न में भी बोला गया है कि धनात्मक मान, तो इनमें से धनात्मक कौन सा है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो यही इसका आंसर होगा। अगर वैसे भी अगर ये ना बोला होता धनात्मक, फिर भी आपको याद रखना है, शुरू में ही मैंने बताया था जब बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट हुई थी,
द्विपद प्रमेय कि ये बायनोमियल्स थ्योरम किसके लिए सही है, जिसके ऊपर घातें क्या हो, धनात्मक हो। अगर ऋणात्मक घातें हैं तो उन पर ये अप्लाई नहीं होती है, तो यानी कि ये धनात्मक ही होगा। जो इनके ऊपर घातें होती हैं वो धनात्मक ही होंगी हमेशा, ये शुरू में ही मैंने बताया था। तो इस तरीके से आपका ये खत्म होता है।